हेलो गाइस, आज हम बात करते हैं गॉस के नियम के बारे में। हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है फिजिक्स का। तो गॉस का नियम, ये लास्ट टॉपिक हमारा रह गया, गॉस का नियम। तो इसे भी हम पढ़ लेते हैं, गॉस का नियम क्या होता है। तो गॉस का जो नियम है वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। गॉस के नियम के अनुसार वायु अथवा निर्वात में स्थित किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिवहत कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अब समझ लेते हैं इसको कि इसके अंदर वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, और आवेश तो हम पढ़ा ही चुके हैं, और 1/ε0 ये भी हम पढ़ा चुके हैं। तो वैद्युत फ्लक्स की हमने परिभाषा यहाँ पे लिख दी है, इसकी जो डेफिनेशन है वो हमने यहाँ पर लिख दी है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे क्षेत्रफल अवयव, हमने इसको dA क्षेत्रफल अवयव हमने, यानी कि कोई हमारा ये क्षेत्रफल हमने ये ले लिया वैद्युत क्षेत्र, इसके अंदर हमने ये ले लिया यहाँ पर कोई मध्य बिंदु O, और इसका जो क्षेत्रफल अवयव हमने ये ले लिया हमने dA। क्षेत्रफल अवयव का मतलब होता है कोई पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि कोई बहुत छोटा सा, ये चीज है हमारी dA। यानी कि ये मार्कर है ऐसे, तो इसका ये वाला जो क्षेत्रफल है, ये गोल वाला जो यहाँ से देखेंगे तो, और यहाँ से देखेंगे जो ये वाला बेलन का ये वाला, तो ये वाला हमने क्षेत्रफल अवयव ले लिया dA से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या। यहाँ से जो क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, यानी कि यहाँ को इसकी जो दिशा है वेक्टर E, क्षेत्र रेखाओं की संख्या उस क्षेत्र से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। तो यहाँ पे इसकी चुंबक वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या है, वहीं पर हमारी इसकी दिशा होगी dA की। तो dA और E, इसी को ही हम क्या कहते हैं, यानी कि dA से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या उस क्षेत्र से परिबद्ध वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है फाई बराबर E वेक्टर E और वेक्टर dA। तो फाई बराबर फॉर्मूला आगा E dA cos थीटा, क्योंकि जब हम इनका वेक्टर गुणनफल हटाएंगे तो cos थीटा से इसकी गुणा हो जाएगी। थीटा क्या होता है, दोनों वेक्टरों के बीच बना कोण, और इसका जो ऐसा ही मात्रक होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हो गया हमारा वैद्युत फ्लक्स। अब हम बात करते हैं गॉस के नियम की। तो गॉस नामक वैज्ञानिक के अनुसार वायु अथवा निर्वात में स्थित किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिवहत कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अब इसमें बात करते हैं, तो फाई बराबर क्या होता है, फाई E ले ले रहे हैं इसे, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। फाई E, क्योंकि आगे हम चैप्टर पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स पढ़ लेंगे, आगे चैप्टर पढ़ेंगे हम चुंबकीय फ्लक्स, तो हम उसे फाई को भी हम प्रदर्शित करते हैं, तो लेकिन कंफ्यूजन होगा। फाई E ले रहा है इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, E से जो मतलब है हमारा वो है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मतलब फाई फ्लक्स हो गया और E इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फाई बराबर क्या होता है, इसे भी हम फाई E ले रहा है। तो फाई E बराबर क्या होता है, परिवहत कुल आवेश का ε0 गुना होता है वैद्युत फ्लक्स। फाई E उस पृष्ठ द्वारा परिवहत कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। सिर्फ इतनी सी इसका गॉस का नियम है। तो Q कुल आवेश हो गया हमारा, कुल आवेश कौन सा है, मान लिया हमने कि इस O बिंदु पर प्लस Q आवेश है हमारा, तो Q इंटू 1/ε0 गुना का मतलब गुणा। तो वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिवहत कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, यानी कि फाई बराबर Q/ε0। ये हो गया हमारा गॉस का नियम, और ये हो गया हमारा वैद्युत फ्लक्स। अब हम बात करते हैं इसके नियम की उत्पत्ति, क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर गॉस का नियम नहीं आता, गॉस के नियम की उत्पत्ति पूछी जाती है कि ये फाई E बराबर Q/ε0 आता कैसे है, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। फिर से हम इसी गोले की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर प्लस Q आवेश है, तो प्लस Q आवेश के कारण
उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? ये तो वही हमारी छोटी सी बात। इसको एक बार फिर से आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इसके बाद का जो डेरिवेशन है वो थोड़ा लंबा डेरिवेशन है, उसको हम समझते हैं। तो फाई तो ई बराबर हमारा जो आ जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ से ये अलग चीज है, ठीक, इसको समझते हैं। तो प्लस क्यू आवेश हमारा किसके अंदर है? वैद्युत क्षेत्र के अंदर है हमारा, मतलब ये कोई गोला है, इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र है, इसके अंदर प्लस क्यू आवेश है हमारा। तो प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वही पुराना अपना फॉर्मूला 1/ε0 Q/r², और ये कितना है हमारा फाई बराबर, यानी कि वैद्युत फ्लक्स कितना है, फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। ई का मान, इसको हमने समीकरण 1 मान ली, और ई का मान समीकरण 1 से, इस समीकरण से हम पूरा ई का मान इसके अंदर लगा रहे हैं, यानी कि फाई ई बराबर, ई का मान क्या है 1/4πε0 Q/r², और डी ए कॉस थीटा सेम ऐसे ही आ गया हमारा कॉस थीटा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे करा दे रहा हूँ, इसको बारीकी से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो फाई ई बराबर क्या आ जाएगा हमारा, फाई ई बराबर आ जाएगा इसको हम इसके अंदर एक काम ये करते रहेंगे हम, Q/4πε0 को हमने यहाँ ले लिया, और डी कॉस थीटा अपॉन r² हमने ऐसे लिख लिया। इसके अंदर कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। कैसे? ये सारी चीज ऊपर गुणा में थी, ऐसी गुणा में कोई भी चीज कहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी चीज यहाँ पर थी, r² सिर्फ हमने वहां को ले लिया इसलिए क्योंकि डी ए कॉस थीटा अपॉन r² बराबर होता है डी ओमेगा, ठीक। डी ए कॉस थीटा अपॉन r² बराबर होता है डी ओमेगा। डी ओमेगा क्या होता है? डी ओमेगा होता है, यहाँ पर कोई बिंदु मान लिया अगर हम P है, तो OP के बीच जो कोण बनता है हमारा वो बनता है ओमेगा। तो डी ओमेगा क्या होता है? डी ओमेगा मतलब होता है छोटा कोण। डी यहाँ पे लग जाए डी या डेल्टा, तो समझो कोई अल्प चीज ले जा रही है, मतलब छोटी सी चीज ले जा रही है। यानी कि जैसे ये पूरा कोई गोला है, तो इसकी कोई हमने इतना सा क्षेत्रफल लिया, इतना कहीं का ले लिया हमने, यहाँ का ले लिया, इसलिए यहाँ पर डी लगता है। तो डी कॉस थीटा अपॉन r² बराबर होता है डी ओमेगा। देखो फाई ई बराबर क्यू अपॉन 4πε0। अब डी की बात कर रहे हैं अगर हम, तो डी हम इसमें भी हम डी लेना चाहेंगे हमें, क्योंकि ये भी कोई छोटा हमारा जो वैद्युत फ्लक्स है गॉस के नियम में वो अल्प पृष्ठ है। तो डी फाई ई और डी फाई ई इसके अंदर भी हमें साथ में लेके चलना चाहिए, ये हमारे लिए अच्छी बात रहेगी। तो डी फाई ई बराबर क्यू अपॉन 4πε0 डी ए कॉस थीटा अपॉन r² बराबर क्या आ जाएगा? डी ओमेगा। इस पूरे की जगह पे हमने लगा दिया डी ओमेगा। अब दोनों ओर समाकलन करने पर समाकलन करेंगे, यानी कि इंटीग्रेशन डी फाई ई बराबर क्यू अपॉन 4πε0 सेम रहेगा, क्योंकि कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। इंटीग्रेशन होगा सिर्फ किसका? इंटीग्रेशन डी ओमेगा का, और इंटीग्रेशन डी ओमेगा बराबर होता है हमारा 4π। अब इसका इंटीग्रेशन तो हमारा सिर्फ आ जाएगा फाई ई और क्यू अपॉन 4πε0, और इंटीग्रेशन डी ओमेगा का आ जाएगा हमारा 4π। तो इंटू 4π से हमारा
4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो फाई ई हमारे पास बचेगा, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी को ही हमें सिद्ध करना था, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा सा लंबा डेरिवेशन है, आराम से इसको समझ लीजिएगा कैसे क्या चीज आई है। प्लस क्यू अब इसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पिछला फॉर्मूला है हमारा ये। और ये चीज क्या है, वैद्युत फ्लक्स ई डी ए कॉस थीटा। ई का मान ये हमने पूरा समीकरण 1 से लगा दिया, तो डी फाई ई बराबर 1/4 क्यू अपॉन आर स्क्वायर और डी ए कॉस थीटा। अब डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर हमने अलग कर लिया, क्योंकि डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर बराबर होता है डी ओमेगा। सेम ऐसे आ गया, सिर्फ इसके यहाँ पे आ गया डी ओमेगा। दोनों ओर समाकलन करा तो डी फाई ई, ये चीज कांस्टेंट है, इसका समाकलन नहीं होता है, तो डी ओमेगा समाकलन हो जाएगा तो 4 पाई, तो इसके यहाँ पे 4 पाई आ गया। और इंटीग्रेशन डी फाई का हो जाएगा सिर्फ फाई, डी हट जाएगा इसका, तो फाई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इंटीग्रेशन डी ओमेगा का हो गया हमारा 4 पाई, 4 पाई से हमारा 4 पाई कैंसिल, तो फाई ई बराबर सिर्फ क्या बचा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा